subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the biogonides and the alpha glycosidase inhibitors, and these are the anti-diabetic drugs. तो आज के इस वीडियो पे हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 2 यूनिट नंबर 4 का पार्ट है। एंड if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology or medicinal chemistry, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो बायोगोनाइड्स, तो बेसिकली आपका जो सल्फोनाइल यूरियास है, जिसमें आते हैं आपके ग्लिपिजाइड वगैरह आते हैं, टॉर्बिटामेट आते हैं, वो आपके मेजरली इंपॉर्टेंट ड्रग हैं। उनसे बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। बात करें आज की टॉपिक से, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस ही बनते हैं। तो जब सल्फोनाइल यूरियास डिस्कवर हो रहे थे उसी इरा पे 1950s इरा पे ही आपके दो नए मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन, जो दोनों ही बायोगोनाइड्स हैं। इसमें रिंग बात करें तो बायोगोनाइड्स होते हैं केमिकली, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं बायोगोनाइड्स। तो इनमें से दो ड्रग हैं फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन। ये दो ड्रग जो हैं डिस्कवर हुए थे, बट आज की डेट की बात करें तो जो फेनफॉर्मिन है वो आपके यूज़ नहीं है, क्लिनिकली यूजेबल नहीं है, क्योंकि वो आपके 2003 पे बैंड हो चुके हैं। ठीक है, क्यों हुए हैं? ड्यू टू द प्रोड्यूस हाई रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस। ये कॉमनली आपका लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करता है, जिसकी वजह से ये इंडिया से बैंड हो चुके हैं। लेकिन मार्केट में अभी मेटफॉर्मिन जो हैं अभी चल रहे हैं, मतलब उनका यूज़ हम करते हैं। तो मेटफॉर्मिन इज़ द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्लास। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, इनकी बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में। मोर ओवर लेस सेम होगा दोनों का फार्माकोलॉजी, बस उनके जो काइनेटिक्स प्रोफाइल हैं, एरिया प्रोफाइल हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो बात करते हैं हम लोग फिर मेटफॉर्मिन के बारे में। तो मेटफॉर्मिन एक तरीके से आपका इट हैज़ ए नो और लिटिल इफेक्ट ऑन या लिटिल हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। इट्स नॉन डायबिटिक इन नॉन डायबिटिक पेशेंट अनलाइक द सल्फोनाइल यूरियास, एंड इट इज़ ए euglycemic agents rather than the hypoglycemic agents, and it does not promote the beta cells. इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रग है सल्फोनाइल यूरिया की तरह हाइपोग्लाइसेमिया प्रोड्यूस नहीं करता। हाइपोग्लाइसेमिया बात करें हम लोग, जैसे कि बात करें सल्फोनाइल यूरियास की, तो वो आपके डायबिटिक पेशेंट के अलावा जो नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं, नॉर्मल पेशेंट हैं, उनमें भी हम अगर देंगे तो उनमें भी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, ये आपके डायबिटिक कंडीशन में ही यूज़फुल होते हैं, उन पे ही आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं। अगर नॉर्मल पेशेंट लेते हैं तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए आपकी हाइपोग्लाइसेमिया नहीं है, ये एक तरीके से एंटी डायबिटिक ड्रग है, एंटी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है, या फिर यूग्लाइसेमिक ड्रग है। हाइपोग्लाइसेमिया हम उन्हें बोलेंगे जो नॉर्मल पेशेंट पे भी ब्लड शुगर लेवल को कम करे, ठीक है। एंड इसके अलावा बात करें, इट डज नॉट प्रमोट द बीटा सेल्स। ये एक तरीके से जो इंसुलिन रिलीज है बीटा सेल से, उसको प्रमोट नहीं करता। तो ये आपके सल्फोनाइल यूरिया की तरह, ठीक है, आपके इंसुलिन रिलीज को प्रमोट नहीं करता, बट इंसुलिन के प्रेजेंस में ही ये वर्क करता है। आगे हम बात करेंगे। सो द बेसिक मोड ऑफ एक्शन इज द इट डज नॉट कॉज द इंसुलिन रिलीज बट एक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। इट बेसिकली एक्टिवेट्स द AMPK या AMP डिपेंडेंट काइनेस एंजाइम एंड रेगुलेट्स दिस प्रोसेस। तो एक तरीके से ये इनडायरेक्टली वर्क करता है। ये आपके जो AMPK मीन्स आपके एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस एंजाइम हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं और बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। उनमें से पहला है आपका इट इनहिबिट्स द हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, एंड प्रोड्यूस द या एंड रिड्यूस द ग्लूकोज आउटपुट। तो ये एक तरीके से आपके लीवर सेल्स में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, वो पाथवे को कम करता है। उससे जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो कम हो जाता है, ठीक है, जो आपको डिजायर्ड इफेक्ट है। सेकंड है आपका इट इम्प्रूव्स द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन और डिक्रीज द इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये हमारे जो फैट सेल्स हैं, हमारे जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं या फिर जो मसल्स टिश्यूज़ हैं, उनमें एक जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक करता है। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुके हैं हमारे टिश्यूज़, उनको ये ठीक करता है। तो अल्टीमेटली टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत अच्छा यूज़ होता है, क्योंकि ये एक तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है। सो इट इंक्रीज द ग्लाइकोजन स्टोरेज इन द मसल्स, स्केलेटल मसल्स, एंड decrease the lipogenesis in the fat cells or adipose tissue and the increase the free fatty oxidation। तो ये कॉज करता है आपका
मेटफॉर्मिन। इसके अलावा इट आल्सो इम्प्रूव द माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन, जो भी आपकी माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन है, जो ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो प्रोसेस के थ्रू जो आपका एटीपी प्रोडक्शन है, उसमें भी ये इंप्रूव करता है। और जो भी ग्लूकोज है हमारे ब्लड में, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ताकि जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो सके। एंड इट आल्सो रिड्यूस द इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज, हेक्सोज, एमिनो एसिड्स एंड द विटामिन B12। ये आपके इन पाथवे को तो इफेक्ट करता ही है, एमपी डिपेंडेंट, ठीक है, एमपी के डिपेंडेंट, लेकिन इसके अलावा ये आपके डायरेक्टली जो आपके ग्लूकोज का अपटेक है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है या एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन है, उसको भी कम करता है। तो अल्टीमेटली इन पाथवे के थ्रू ये ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकता है। सल्फोनिलयूरिया इंसुलिन रिलीज को बढ़ाता है, उसका मेजर रोल है बाय इनहिबिटिंग द पोटेशियम या एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल, ठीक है। लेकिन ये इंसुलिन रिलीज को इंटरफेयर नहीं करता, उसको प्रमोट नहीं करता, लेकिन ये इंसुलिन के प्रेजेंस में ही वर्क करता है, क्योंकि इंसुलिन की जो एक्टिविटी है आपके टिश्यूज एरिया पे, उसको इन्हेंस करता है। जो इंसुलिन का जो आपके रिसेप्टर इंट्रैक्शन है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना, ये सब में काम करता है। तो इंसुलिन ज़रूरत है इस पर काम करने के लिए। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें या जिसका पेंक्रियाज नहीं हो, काट के निकाल दें, उनमें बात करें तो जहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगा, उन पे ये इनइफेक्टिव है, उन पे काम नहीं करता। क्लियर है? चलिए अब आते हैं इसके फार्माकोटाइप प्रोफाइल के बारे में। तो इट एब्जॉर्ब ओरली, ये ओरली भी बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है और इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता आपके लीवर पे, ये अनचेंज्ड फॉर्म पे ही आपके यूरिन से स्किट आउट होते हैं, ठीक है। इट एब्जॉर्ब ओरली एंड स्किटेड अनचेंज्ड थ्रू द यूरिन, ठीक है। एंड जो क्लियरेंस रेट है इस ड्रग का वो अप्रोक्सीमेटली GFR के इक्विवेलेंट होता है, मीन्स 190 ml पर मिनट, ये इसका क्लियरेंस रेट हो सकता है, ठीक है। एंड इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस इन द रिनल फेलियर पेशेंट, क्योंकि ये अनचेंज्ड फॉर्म पे रिनल से ही बाहर निकलेंगे। तो अगर रिनल फेलियर है तो कहीं ना कहीं इसका जो ड्रग का जो एक्युमुलेशन है, ठीक है, जमाव है, वो आपके किडनी एरिया पे होगा, उसके थ्रू आपको लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। इसमें रिस्क कम है, रेयरली होते हैं, लेकिन आपके जो फेनफॉर्मिन है उनमें जो इंसिडेंस है वो अधिक होते हैं। इसलिए फेनफॉर्मिन बैंड है, ये अभी मार्केट में है, क्योंकि ये रिनल फेलियर कंडीशंस में ही लैक्टिक एसिडोसिस शो करता है, इसलिए इस ड्रग को हम रिनल फेलियर कंडीशन में नहीं देते हैं, ठीक। बात करते हैं हम लोग साइड इफेक्ट्स की, ADR की। सो इट में कॉज द एब्डोमिनल पेन, GIT डिस्टर्बेंस, ब्लॉटिंग, एनोरेक्सिया, ठीक है, मेटालिक टेस्ट वगैरह वगैरह, डायरिया, लेथार्जी वगैरह ये कॉज करता है। इसके अलावा जो मेजर इंपॉर्टेंट हैं वो आपके लैक्टिक एसिडोसिस, खासकर रिनल फेलियर पेशेंट में। इसके अलावा आपको विटामिन B12 डिफिशिएंसी देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। तो ये बेसिक इसके ADR हैं। बात करें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, कहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना है, टाइप 1 तो करते हैं नहीं। इसके अलावा हम इसको रिनल फेलियर पेशेंट में नहीं करते हैं, क्योंकि उससे आपको लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। इसके अलावा आपको हाइपोटेंसिव स्टेट, हार्ट फेलियर कंडीशन, रेस्पिरेटरी एंड लीवर फेलियर कंडीशन में भी हम इसका यूज़ नहीं करते हैं इस ड्रग का। इसके बेसिक यूज़ क्या है? इसका बेसिक यूज़ है आपका मेनली इन द टाइप 2 डायबिटीज़। ये टाइप 2 डायबिटीज़ ओबेस पेशेंट में हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये बेसिकली आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी, ग्लूकोज प्रोफाइल को भी ये लिपिड प्रोफाइल को भी ये मेंटेन रखता है, ठीक है। तो ये इसके बेसिक आपके यूजेस हैं। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, एडवांटेजेस हैं। जैसे कि बात करें, इट इज़ ए एंटी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करता। सल्फोनिलयूरिया में हाइपोग्लाइसीमिया इज द मेजर साइड इफेक्ट्स, बट इसमें ये नहीं होता, ठीक है। इट प्रमोट द वेट लॉस, ये वेट लॉस को भी कम करता है। इट इम्प्रूव द लिपिड प्रोफाइल, आपके जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है उसको भी ठीक करता है, ठीक है। इट इम्प्रूव द माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर सर्कुलेशन इन द डायबिटिक कंडीशन। आपके जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें जो माइक्रोवेस्कुलर हैं या मैक्रोवेस्कुलर्स हैं वो डैमेज होते हैं, उससे प्रॉपर्ली सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। उसके थ्रू ही आपको जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपके आई डिसीज़ हैं, किडनी डैमेजेस हैं, वो हो सकते हैं। तो इनमें ये भी नहीं हो पाता, अच्छे तरीके से इसमें काम करता है। एंड इट इज़ नो एक्सलेशन ऑफ द बीटा सेल्स फेलियर, क्योंकि आपके जो बीटा सेल्स के थ्रू ही इंसुलिन रिलीज़ होगा। तो बाकी जो ड्रग हैं इंसुलिन रिलीज को प्रमोट करते हैं बीटा सेल्स के थ्रू, तो उनमें दिक्कत हो सकती है, बट ये आपके बीटा सेल्स पे काम करता ही नहीं है, उसका जो रिलीजिंग है वो इंटरफेयर नहीं करता है, इसलिए आपके अकरेंस नहीं होता है। इसके अलावा इट आल्सो रिड्यूस द HbA1c 0.8% टू 1.2%। बाकी ड्रग की भी तरह ये आपके HbA1c को, जो कि बेसिक बायोमार्कर्स हैं आपके डायबिटिक कंडीशन के लिए, उसको भी ये इम्प्रूव करता है।
So these are the basic pharmacology of the metformin. Now come to the next is the alpha glycosidase inhibitors. तो आपका जो GI म्यूकोसा है, जो ब्रेस्ट बॉर्डर्स हैं, उनमें आपके एंजाइम होते हैं अल्फा ग्लाइकोसाइडेज, जो आपके इम्पोर्टेंटली एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेशन है उसको मेंटेन करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम के थ्रू होता है, उससे आपका डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्रग हैं कार्बोस, मिग्लिटोल या वोग्लिबोस, ये आपके अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, उससे जो डाइजेशन है आपके कार्बोहाइड्रेट का वो इंटरफेयर होता है या कम होता है। उस वजह से जो है प्रॉपर्ली आपके जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और डाइजेशन भी नहीं हो पाता आपके पॉलीसेक्राइड्स का, साथ साथ आपके सुक्रोज का। तो उससे अल्टीमेटली ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होगा और कंटेंट भी कम होगा, हाइपरग्लाइसेमिया कम होगा। एंड इट आल्सो प्रमोट्स द GLP-1, जो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स हैं उसको भी ये प्रमोट करते हैं, जिससे इसका इफेक्ट और बढ़ जाता है। इट आल्सो रिड्यूस द HbA1c 0.4 to 0.8%, जो भी अच्छी बात है। एंड आल्सो रिड्यूस द चांसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज आफ्टर द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ द दिस ड्रग इन प्री डायबिटिक पेशेंट। अगर हम प्री डायबिटिक पेशेंट में लॉन्ग टर्म पे हम देंगे तो ये जो ड्रग हैं आपके टाइप 2 डायबिटीज़ को तो कम करता है, उसके अलावा आपका जो हाइपरटेंशन है या कार्डियक डिसीज़ है उनको भी ये कम करता है। तो एज ए एंटी हाइपरटेंसिव या हाइपरटेंशन पेशेंट हैं जिनमें ये जो ड्रग डायबिटीज़ होते हैं, हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज़ के केस में हम आपके एकार्बोस को या वोग्लिबोस को एज ए आपके डाइटरी सोर्स के रूप में, एज ए आपके एडजेसेंट थेरेपी के रूप में हम लोग दूसरे ड्रग के साथ में कॉम्बिनेशन में देते हैं, ताकि जो सपोर्टिंग रोल है वो प्ले कर सके आपका ये ड्रग। So these are the basics about the alpha glycosidase inhibitors, and these are the basic pharmacology of the antidiabetic drugs. And if you want to know this lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.